नमस्कार, बायजूस आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 1 अक्टूबर के द हिंदू समाचार पत्र में आए कुछ महत्वपूर्ण समाचारों का विश्लेषण करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का समाचार विश्लेषण। आज के इस सत्र को शुरू करने से पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के लिए है। बायजूस के द्वारा बायजूस नेशनल स्कॉलरशिप टेस्ट का आयोजन किया जा रहा है और यह टेस्ट 3 अक्टूबर को सुबह 11 बजे से होगा। तो जो भी स्टूडेंट इस स्कॉलरशिप टेस्ट को देना चाहते हैं वे अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ पर करा सकते हैं और रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो लिंक है वह इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप सभी को यह ध्यान रखना है कि टेस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन 2 अक्टूबर सुबह 11 बजे तक हो रहा है और आप सभी इससे पहले अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ पर करा सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं वह इस स्कॉलरशिप टेस्ट का फायदा उठा सकते हैं। बस आपको यह ध्यान में रखना है कि यह टेस्ट 3 अक्टूबर को सुबह 11 बजे से आयोजित किया जाएगा और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो अंतिम तारीख है वह 2 अक्टूबर सुबह 11 बजे तक की है। आइए अब मैं आपको ये बता दूं कि आज के इस सत्र में हम किन किन विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले पार्टियों को क्यों संवैधानिक बनाना चाहिए, इसको लेकर के एक एडिटोरियल आया है। सबसे पहले हम उसकी चर्चा करेंगे। कुपोषण को लेकर के एक एडिटोरियल आया है, हम उस पर भी चर्चा करने वाले हैं। यूनिवर्सिटीज में क्या पढ़ाया जाए या फिर क्या नहीं पढ़ाया जाए, यह कौन तय करेगा और किसको तय करना चाहिए, इसको आधार बना करके एक एडिटोरियल लिखा गया है, हम उस पर भी चर्चा करने वाले हैं। मध्य प्रदेश के द्वारा स्वच्छता अभियान को पूरे राज्य में किस तरीके से चलाया गया, इसके आधार पर भी एक एडिटोरियल आया है, हम उसकी भी यहाँ पे चर्चा करेंगे। और चीन की BRI योजना में किस तरीके से चीन के द्वारा कम आय वाले देशों को डेब्ट ट्रैप में डाला जा रहा है, उसको लेकर के जो न्यूज आया है हम उसकी भी यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। और सबसे अंतिम में मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस सत्र को। आज के पेपर के पेज नंबर 7 पर एक एडिटोरियल आया जिसका शीर्षक है मेकिंग पार्टीज कॉन्स्टिट्यूशनल और ये टॉपिक जीएस पेपर 2 से जुड़ा हुआ है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर उठाने का प्रयास किया गया है लेखक के द्वारा। यहाँ पर इस बात को समझाने का प्रयास किया गया है कि किस तरीके से जो राजनीतिक दल हैं वे हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, फिर भी राजनीतिक दलों को लेकर के संविधान में कोई बात नहीं कही गई है। यानी कि हमारे संविधान के द्वारा इन राजनीतिक दलों को परिभाषित करने का प्रयास नहीं किया गया है। अगर हम पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें तो यहाँ पर यह समझाया गया है कि आखिर ये पॉलिटिकल पार्टीज होती क्या हैं। यहाँ पर कहा गया है कि एक राजनीतिक दल नागरिकों का एक संगठित समूह है जो शासन पर समान विचार रखता है और एक राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य करता है। उनका एक अपना एजेंडा होता है, नीति होता है जिसको लेकर के वो आगे बढ़ते हैं और जिसको लागू करने के लिए वह सरकार पर नियंत्रण करना चाहते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में भी अनेकों पार्टियां हैं और उन सभी के द्वारा चुनाव के माध्यम से सरकार पर नियंत्रण करने का प्रयास किया जाता है और सरकार बनाने के बाद इन पार्टियों के द्वारा उनकी जो नीति होती है, उनका जो एजेंडा होता है उसे देश भर में लागू किया जाता है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होने के बावजूद भारत में राजनीतिक दलों को संविधान में कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है, यानी कि भारत में राजनीतिक दल गैर संवैधानिक हैं। यहाँ पर यह भी बताया गया है कि भारत की तरह ही बहुत सारे जो विकसित देश हैं, जैसे यहाँ पर यूएस और यूके का एग्जाम्पल दिया गया है, वहाँ के संविधान में भी पॉलिटिकल पार्टीज को यानी कि राजनीतिक दलों को परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन वहां पर राजनीतिक दलों पर कुछ लगाम लगाए गए हैं। इस एडिटोरियल का जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है यहाँ पर जर्मन मॉडल का जिक्र किया गया है और ये समझाने का प्रयास किया गया है कि किस तरीके से जर्मनी में वहाँ की राजनीतिक पार्टियों को डिफाइन किया गया है वहाँ के संविधान के द्वारा। अगर हम जर्मनी की बात करें तो वहाँ पर संविधान के द्वारा इन राजनीतिक दलों को एक संवैधानिक दर्जा दिया गया है और वहां का जो मूल कानून है यानी कि वहां का जो संविधान है उसका अनुच्छेद 21 वहां पर राजनीतिक दलों को डिफाइन करता है, उनके अधिकारों को, उनके कर्तव्यों को, उनके कार्यों को परिभाषित करता है। यहाँ पर कहा गया है उन्हें स्वतंत्र रूप से स्थापित किया जा सकता है, उनका आंतरिक संगठन लोकतांत्रिक सिद्धांतों के अनुरूप होना चाहिए, यानी कि जिस तरीके से पार्टियों में अध्यक्ष चुना जाता है वहां पर भी लोकतंत्र का ख्याल रखना चाहिए। मनमाने तरीके से आप पार्टी में अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारी को नहीं चुन सकते।
यहाँ पर आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जर्मनी में राजनीतिक दलों को अपनी संपत्ति और अपने धन के स्रोतों को भी उजागर करना होता है और उनके पास जो धन होते हैं उनका उपयोग भी उन्हें जिम्मेदारी से करना होता है। यहाँ पर यह भी कहा गया है कि अगर कोई राजनीतिक दल संविधान के विरुद्ध कार्य करता है, अगर वह जर्मनी के अस्तित्व को खतरे में डालने की कोशिश करता है, तो यहाँ पर उस राजनीतिक दल को प्रतिबंधित कर दिया जाएगा और उसके द्वारा जो काम किए जा रहे हैं वह असंवैधानिक माना जाएगा। लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो भारत के संविधान में राजनीतिक दलों को लेकर के कोई भी चर्चा नहीं किया गया है। आप सभी जानते हैं कि भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जहां पर हर छोटी छोटी बातों को लेकर के चर्चा किया गया है। लेकिन हमारे संविधान में राजनीतिक दलों को कोई भी संवैधानिक दर्जा देने की बात नहीं कही गई है। अगर हम भारत में राजनीतिक दलों से संबंधित किसी कानून की बात करें, किसी प्रावधान की बात करें, तो वह है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A का 5वां भाग। और इसके अनुसार एक राजनीतिक दल कानून द्वारा स्थापित भारत के संविधान और समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के सिद्धांतों के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा रखेगा और भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता बनाए रखेगा। कहने का आशय यह है कि राजनीतिक दलों की क्या जिम्मेदारियां हैं, उसको लेकर के भारत में सिर्फ एक ही कानून है जिसका नाम है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 और वहां पर धारा 29A5 में राजनीतिक दलों की स्थिति को यहां पर क्लियर करने का प्रयास किया गया है। जैसा कि मैंने कहा कि यूएस और यूके में भी वहां के संविधान में राजनीतिक दलों को लेकर के कोई चर्चा नहीं किया गया है, लेकिन विकसित देशों में राजनीतिक दलों के अंदर जो लोकतंत्र होता है उसका उच्च स्तर बनाए रखा जाता है। जैसे यूके में कंजर्वेटिव पार्टी के पास अपने शीर्ष निकाय के रूप में राष्ट्रीय कंजर्वेटिव कन्वेंशन है, इसकी एक केंद्रीय परिषद है और एक कार्यकारी समिति है। उसी तरीके से यूएस में जो दो पार्टियां हैं, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन, उनके पास भी राष्ट्रीय समिति है जो कि इन पार्टियों में निर्णय लेने वाले सर्वोच्च निकाय के रूप में जाना जाता है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में ऐसी बहुत सारे पार्टियां हैं जहां पर आंतरिक लोकतंत्र न के बराबर है। उनका अध्यक्ष कैसे चुना जाता है, उनके मुद्दे कैसे चुने जाते हैं, इसको लेकर के कोई भी पारदर्शिता नहीं है। कहां से इन पार्टियों को धन आता है, वे इन धन का उपयोग कहां करते हैं, इसको लेकर के भी पारदर्शिता नहीं बरती जाती है। और इन सभी बातों को देखते हुए हमारे देश में भी पॉलिटिकल पार्टी को लेकर के सुधार की सख्त जरूरत है। और सबसे अंतिम में इस एडिटोरियल में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कहा गया है, जहां पर यह कहा गया है कि राजनीतिक दलों को पार्टी में लोकतंत्र सुनिश्चित करने, उनके वित्त में पारदर्शिता प्रदान करने और उन्हें असांप्रदायिक बनाने के लिए संवैधानिक बनाने का समय आ गया है। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा इस एडिटोरियल में उठाया गया है, जहां पर पॉलिटिकल पार्टीज को संवैधानिक दर्जा देने की बात कही जा रही है और इसके लिए जर्मन मॉडल का यहाँ पर जिक्र किया गया है। तो इंपॉर्टेंट डिस्कशन है ये, इसको आप लोग जरूर पढ़ लेंगे। आइए एक और एडिटोरियल की हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 6 पर एक एडिटोरियल आया जिसका शीर्षक है फेलिंग ऑन फूड और ये टॉपिक भी जीएस पेपर 2 से जुड़ा हुआ है। कल के द हिंदू एनालिसिस में भी कुपोषण को लेकर के मैंने आपसे चर्चा किया था, जिनका भी वो वीडियो छूट गया हो आप वहां पर जाकर के उस चर्चा को देख सकते हैं। वहां पर मैंने कुपोषण की जो स्थिति है हमारे देश में उसको लेकर के विस्तृत चर्चा किया है, किस तरीके से सरकार के द्वारा कुपोषण को कम किया जा सकता है, उसे क्या क्या करने चाहिए, उसको लेकर के भी मैंने वहां पे चर्चा किया है। और ये टॉपिक भी बाल कुपोषण से जुड़ा हुआ है, तो आप उस वीडियो को भी देख लेंगे। और इस एडिटोरियल में भी बाल कुपोषण को लेकर के चर्चा किया गया है और समझाने का प्रयास किया गया है कि किस तरीके से भारत के अनेक राज्यों में जो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण का 5वां भाग दिसंबर 2020 में किया गया, उसमें भी जो तथ्य आए हैं वो काफी चौंकाने वाले हैं। यहाँ पर कहा गया है कि इन 22 राज्यों में से जहां पर यह सर्वेक्षण किया गया है उनमें से 13 राज्यों में छोटे बच्चों में स्टंटिंग की समस्या बढ़ी है। स्टंटिंग का यहाँ पर मतलब ये है कि उनका जो दिमागी विकास है वो कम हुआ है। बच्चों में, महिलाओं में एनीमिया का जो दर है वो भी काफी बढ़ा हुआ है। और 12 राज्यों में वेस्टिंग एक गंभीर चिंता है। आप सभी जानते होंगे वेस्टिंग का मतलब होता है कि जो बच्चे होते हैं उनकी हाइट और वेट
काफी कम होगा और इसका कारण कहीं ना कहीं कुपोषण होता है और वेट और हाइट कम होने के कारण जीवन भर वे किसी न किसी बीमारी का शिकार होते रहते हैं। तो इस तरह के आंकड़े जो हैं वो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण यानी कि NFHS 5 में, जो कि 22 राज्यों में किया गया था और दिसंबर 2020 में किया गया था, वहां पर मिले हैं। और इसको देखते हुए जो PM पोषण योजना की शुरुआत की गई है उसको लेकर के यहाँ पर कहा गया है कि वह सही समय पर उठाया गया कदम है। कोविड-19 के कारण, जैसा कि मैंने कल भी चर्चा किया था, कि बहुत सारे लोगों की जॉब गई है और इसका प्रभाव खाद्य सुरक्षा पर भी पड़ा है। और इसको देखते हुए जो PM पोषण योजना है वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय में आई है। तो इसी को लेकर के यहाँ पे चर्चा किया गया है। यहाँ पर एक विशेष बात ये कहा गया है कि जिस तरीके से भारत सरकार के द्वारा एकीकृत बाल विकास योजना यानी कि ICDS का यहाँ पे चर्चा किया गया है, जिसमें भारत सरकार के द्वारा शुरू किए गए आंगनवाड़ी सेवाएं, पोषण अभियान, किशोरियों के लिए योजना, राष्ट्रीय शिशु गृह योजना, उन सभी को मिला करके यहाँ पर काम किया जाएगा। उसके लिए पैसे की कमी नहीं होनी चाहिए। देश के जिन जिन जिलों में कुपोषण ज्यादा है, महिलाओं में अनीमिया ज्यादा है, वहां पर सबसे पहले इन अभियानों को लागू करना चाहिए, जिसको कि लेकर के इस एडिटोरियल में चर्चा किया गया है कि कुपोषण की समस्या भारत में बहुत ही ज्यादा है, जिसको कम करने के लिए सरकार को बहुत ही ज्यादा प्रयास करने होंगे। और कोविड-19 के कारण ये जो कुपोषण की समस्या है वह और भयावह होता जा रहा है। आइए एक और एडिटोरियल की हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 7 पर एक न्यूज आया जिसका शीर्षक है शुड यूनिवर्सिटीज अवॉइड टीचिंग कंट्रोवर्शियल टेक्स्ट, और ये टॉपिक GS पेपर 2 एजुकेशन से जुड़ा हुआ है। तो इस न्यूज में एक इंटरव्यू का जिक्र किया गया है, लेकिन हमें यहाँ पर जो इसका कंसेप्ट है उसको समझने का जरूरत है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका टॉपिक है शुड यूनिवर्सिटीज अवॉइड टीचिंग कंट्रोवर्शियल टेक्स्ट, और इसी को लेकर के यहाँ पर पूरा चर्चा किया गया है। तो जब भी आप इस न्यूज को पढ़ेंगे तो इसका जो कंसेप्ट है, इसका जो सार है, उसी को समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर बहुत सारी पॉलिटिकल बातें हैं जिसको कि आपको ध्यान में नहीं रखना है। यहाँ पर जो मुद्दा उठाया गया है कि क्या विश्वविद्यालयों को विवादास्पद पाठ पढ़ाने से बचना चाहिए, और यहाँ पर यह कहा गया है कि चूंकि विचारों का संघर्ष विचारों से होना चाहिए और इसीलिए विचारों पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। जैसा कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं विश्वविद्यालयों की, और यहाँ पर जो छात्र होते हैं वो काफी परिपक्व होते हैं, उनमें यह समझने और निर्णय लेने की क्षमता होती है कि किस विचार का समर्थन करना है और किस विचार का विरोध करना है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह कहा गया है कि आप विचारों पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते, यानी कि जो भी विचार हो उस पर इन छात्रों को पढ़ाया जाना चाहिए। चूंकि ये छात्र परिपक्व होते हैं, वह सही और गलत का निर्णय करने में सक्षम होते हैं, और इसीलिए किसी भी विवादास्पद बात को पाठ्यक्रम से बाहर नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन अगर हम स्कूली छात्रों की बात करें तो वे छोटे होते हैं, उनमें परिपक्वता की कमी होती है, और इसीलिए जब स्कूल के लिए पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है तो वहां पर शिक्षाविद छात्रों को विषय प्रस्तुत करने के तरीके पर निर्णय ले सकते हैं, यानी कि स्कूल के बच्चों को किस तरह की शिक्षा देनी चाहिए, उन्हें क्या ऐसे बात बतानी चाहिए जिससे कि उन पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इसको लेकर के हम यहाँ पे चर्चा जरूर कर सकते हैं, और यहाँ पर टीचर्स को यह समझना चाहिए कि इन छोटे बच्चों को कौन से विचार किस तरीके से पढ़ाए जाएं। तो यहाँ पर यह साफ साफ कहा गया है कि अगर हम स्कूलों की बात करें तो यहाँ पर जो विवादास्पद विचार होते हैं उन्हें हम जरूर छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर हम विश्वविद्यालयों की बात करें तो वहां पर इन सभी विचारकों के मूल लेखन पर चर्चा उपलब्ध कराया जाना चाहिए, उस पर चर्चा होना चाहिए, और सरकार के द्वारा बहुत ज्यादा हस्तक्षेप विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में नहीं करना चाहिए। अगर सरकार किसी विचार पर प्रतिबंध लगाएगी और किसी विचार को विश्वविद्यालयों में पढ़ाने के लिए मजबूर करेगी तो यह कहीं ना कहीं अकादमिक स्वायत्तता, आलोचनात्मक शिक्षा शास्त्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन होगा। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर कहा गया है, यही इसका पूरा का पूरा सार है। यहाँ पर इस बात पे चर्चा हो रहा है कि क्या सरकार को विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में बहुत ज्यादा हस्तक्षेप करना चाहिए या फिर विश्वविद्यालयों के ऊपर ये छोड़ देना चाहिए कि वे पाठ्यक्रम में क्या पढ़ाना चाहते हैं और क्या नहीं। और यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र इतने परिपक्व होते हैं कि वह समझ सकते हैं
कि उनके द्वारा किस विचार का समर्थन किया जाना चाहिए और किसे छोड़ दिया जाना चाहिए। लेकिन अगर हम पढ़ाई की बात करें तो विवादास्पद पाठ को भी छात्रों के सामने रखना चाहिए और हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि आलोचनात्मक शिक्षा शास्त्र भी शिक्षा का ही एक भाग होता है। तो इसी को ध्यान में रख करके आप इस न्यूज को पढ़ेंगे। यहाँ पर अकादमिक स्वायत्तता का मुद्दा उठाया गया है। आइए एक और न्यूज की हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 6 पर एक एडिटोरियल आया जिसका शीर्षक है ए स्टेट अ क्लीन स्वीप एंड द आर्ट ऑफ सैनिटेशन, और ये टॉपिक जीएस पेपर 2 से जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा एक लेख लिखा गया है और इस लेख में किस तरीके से मध्य प्रदेश में स्वच्छता अभियान को चलाया गया उसको लेकर के चर्चा किया गया है। जब आप इस एडिटोरियल को पढ़ेंगे तो यहाँ पर बहुत सारी बातें कही गई हैं, बहुत सारे डेटा दिया गया है जिसका मैं आपको जिक्र कर दूंगा। लेकिन यहाँ पर जो सबसे अंतिम में जो एक महत्वपूर्ण बात कहा गया है उसको आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर कहा गया है कि ये जो स्वच्छता अभियान चलाया गया था वह तब तक पूरा नहीं हो सकता था जब तक कि स्थानीय लोगों का वहां पर साथ नहीं मिलता। यानी कि स्वच्छता अभियान को लेकर के जो जागरूकता फैलाया गया लोगों के बीच में, उसी के कारण यह संभव हो सका कि मध्य प्रदेश बहुत ही जल्द ओपन डिफेक्शन फ्री स्टेट हो गया। आप सभी जानते हैं कि 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री के द्वारा एक राष्ट्रव्यापी स्वच्छता अभियान शुरू किया गया था जिसका लक्ष्य था भारत के प्रत्येक परिवार को शौचालय, ठोस और तरल अपशिष्ट निपटान प्रणाली सहित स्वच्छता सुविधाएं प्रदान करना। और अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर यह कहा गया है कि इस योजना के शुरू करने के बाद से ही मध्य प्रदेश के द्वारा लोगों के बीच में जागरूकता अभियान फैलाया गया, जिसके कारण मध्य प्रदेश का जो शहरी इलाका है वह 2 अक्टूबर 2017 तक ओपन डिफेक्शन फ्री हो गया। उसी तरीके से मध्य प्रदेश का जो ग्रामीण इलाका है वह 1 साल बाद यानी कि 2 अक्टूबर 2018 को ओपन डिफेक्शन फ्री हो गया। और अगर हम अन्य शहरों की बात करें तो यहाँ पर यह कहा गया है कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में मध्य प्रदेश जो है वह तीसरे स्थान पर है। मध्य प्रदेश का एक शहर इंदौर, उसे 2017 में स्वच्छता सर्वेक्षण में देश के सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा दिया गया। और स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में इंदौर भारत का पहला वाटर प्लस शहर बन गया। यानी कि मध्य प्रदेश में इस अभियान के शुरू करने के बाद से ही बहुत सारे काम किए गए, लोगों को साथ में जोड़ा गया, जिसके कारण मध्य प्रदेश बहुत ही जल्द अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर पाया। तो जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पर बहुत सारे डेटा दिए गए हैं, वो तो आप लोग पढ़ ही लेंगे, लेकिन यहाँ पर जो अंतिम भाग है उसे आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इस तरह के जो प्रोग्राम होते हैं, योजनाएं होती हैं, वह तभी सफल हो सकती हैं जब तक जो आम नागरिक है वह इन योजनाओं से ना जुड़ जाए। आइए एक और न्यूज की हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 12 पर एक न्यूज आया जिसका शीर्षक है हिडन डेप्ट राइजिंग फॉर पार्टनर्स ऑफ चाइना BRI प्लान, और ये टॉपिक जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़ा हुआ है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज है ये। और यहाँ पर कहा गया है कम और मध्यम आय वाले देश जिन्होंने चीन की BRI योजना में भाग लिया था, उन पर जो कर्जा है वो बढ़ता ही जा रहा है, और इसी का जिक्र यहाँ पर इस न्यूज में किया गया है। यहाँ पर अमेरिका में विलियम्स एंड मैरी कॉलेज के एक विकास अनुसंधान प्रयोगशाला जिसका नाम है एडडाटा, उसके द्वारा यह अध्ययन में पाया गया कि चीन का जो ऋण बोझ है इन देशों पर वह अनुसंधान संस्थानों, क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों की तुलना में काफी बड़ा है, और इसीलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि यह जो है छिपा हुआ ऋण है, यानी कि हिडन डेप्ट है। यहाँ पर यह कहा गया है कि चीन ने अंतर्राष्ट्रीय वित्त बाजार में एक प्रमुख स्थिति स्थापित करने के लिए सहायता के बजाय कर्ज का इस्तेमाल किया। यानी कि जिन देशों के द्वारा BRI योजना में भाग लिया गया, उन देशों को चीन के द्वारा एड यानी कि सहायता ना दे करके उन्हें कर्ज दिया गया, और अब ये जो कम और मध्यम आय वाले देश हैं वह इस कर्ज के जाल में फंस चुके हैं, जिसका कि इस्तेमाल अब चीन के द्वारा अपने सैनिक अड्डों के विस्तार में किया जा रहा है। यहाँ पर कहा गया है कि एडडाटा के द्वारा 165 देशों में 843 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक के लगभग 13,000 से अधिक परियोजनाओं का विश्लेषण किया गया है, और उसके बाद यह रिपोर्ट सामने आया है। यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह कहा गया है कि 40 से अधिक देश जो कि
कम और मध्यम आय वाले हैं, उनका जो ऋण जोखिम है वह उनके राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद के 10% से अधिक हो गया है। यानी कि अब यह देश चीन के ऋण जाल में पूरी तरीके से फंस गए हैं और यहाँ पर चीन के द्वारा इन छोटे और गरीब देशों को सहायता देने के नाम पर जो ऋण दिया गया, उन्हें अब इन देशों के द्वारा वापस करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। इस न्यूज में चाइना की डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी का जिक्र किया गया है। आप सभी जानते होंगे कि 2013 में जब BRI योजना की शुरुआत की गई थी, तब यह योजना काफी फेमस हुआ था, क्योंकि यहां पर चीन के द्वारा आसानी से ऋण दिए जा रहे थे और इसी को देखते हुए दुनिया के बहुत सारे देशों ने BRI योजना में भाग लिया। लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये जो छोटे देश हैं, जो गरीब देश हैं, जिनकी आमदनी कम है, उन्हें चीन के द्वारा जो लोन दिया गया उसमें पारदर्शिता की कमी थी। यहाँ पर जो ऋण की शर्तें थे वो भी अनुचित था और जिसके कारण अब इन देशों में जो कर्ज का भाग है वह काफी बढ़ गया है और इसे ही चाइना की डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी कहा जाता है। यानी कि अब ये देश उसके कर्ज में फंस चुके हैं और अब इन देशों का इस्तेमाल चाइना के द्वारा किया जाएगा और ऐसा करके ही चाइना के द्वारा अपने मिलिट्री बेस को जो है बहुत सारे देशों में स्थापित भी किया गया है। आइए अब आज के विषयों पर आधारित मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, राजनीतिक दलों को पार्टी में लोकतंत्र सुनिश्चित करने, उनमें वित्त के पारदर्शिता प्रदान करने और उन्हें असांप्रदायिक बनाने के लिए संवैधानिक बनाने का समय आ गया है, इस कथन पर चर्चा करें। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, और जब आप इसके उत्तर की चर्चा करेंगे तो आप भूमिका में यह समझाएंगे कि किस तरीके से हमारा जो लोकतंत्र है उसमें राजनीतिक दलों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके मुख्य भाग में आप यह बताने का प्रयास करेंगे कि भारत में राजनीतिक दलों की स्थिति क्या है, उसका आप यहाँ पर उल्लेख करें। आप यहाँ पर जर्मन मॉडल का भी उल्लेख कर सकते हैं, जिसका अनुसरण करते हुए भारत को भी इन पॉलिटिकल पार्टीज को संवैधानिक दर्जा देने के बारे में सोचना चाहिए। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या विश्वविद्यालयों को विवादास्पद पाठ पढ़ाने से बचना चाहिए? ऐसा करने से अकादमिक स्वायत्तता, आलोचनात्मक शिक्षा शास्त्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन होगा। विश्लेषण करें। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया गया है और जब आप यहाँ पर उत्तर लिखेंगे तो भूमिका पर आप इस बात को समझाने का प्रयास करेंगे कि विश्वविद्यालयों में विचारों पर आप प्रतिबंध नहीं लगा सकते, वहां पर खुल करके चर्चा होनी चाहिए। और इसके मुख्य भाग में आप ये समझाने का प्रयास करेंगे कि अगर विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप किया जाएगा तो यह कहीं ना कहीं उनके अकादमिक स्वायत्तता, उनके आलोचनात्मक शिक्षा शास्त्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन होगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग लिखने का प्रयास करेंगे। आशा करता हूं कि आपको आज का ये समाचार विश्लेषण पसंद आया होगा। सारे टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग इसको जरूर पढ़ेंगे। जो बातें मेरे द्वारा कही गई हैं उसको ध्यान में रख करके आप इन न्यूज़ को पढ़ने का प्रयास करें और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। तो मिलते हैं समाचार विश्लेषण के अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।